हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज आपको जो एक थ्योरेटिकल जो एक डाउट वाला कॉन्सेप्ट है जो कि है रिस्क, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है, डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू आपका एक क्लियर करूंगा। और जिन लोगों को जो प्रैक्टिकली जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को भी आइडिया लगेगा, जो लोग क्योंकि जो लोग प्रैक्टिकली करते हैं ना, इवन बिग फर्म के अंदर भी उनको भी आइडिया नहीं होता वो क्यों कर रहे हैं इस चीज को। तो रिस्क वाली जो चीज है काफी, क्योंकि अगर आप ऐसे 300 वाली सीरीज पढ़ोगे ना, काफी डिफिकल्ट मुझे लगती थी पर्सनली, और काफी सारे लोग का मेरे पास क्वेश्चन भी आता है 315 को लेकर। अब वेल मैं थियोरेटिकली तो पढ़ाता नहीं हूँ चीजें, बट हाँ उसको मैं प्रैक्टिकली लिंक करके आप लोगों को समझाऊंगा कि हाँ ये रिस्क किस तरीके से काम करते हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर। और आप लोगों को आपकी जो 300 वाली जो सीरीज है उसके बारे में अच्छा खासा ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। और अब आप जाके अपने टीचर को बता सकते हो कि टीचर आपने तो बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, बट स्टिल आपको मैं एक आइडिया दूंगा प्रैक्टिकली कि हाँ किस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे इस चीज को। सबसे पहले क्या होता है हमारा जो कभी भी, अब एक इस चीज को ना, जब मैं रिस्क को जब मैं ऑडिट करता हूँ, आपको मैं पहले बता देता हूँ, जब भी मैं ऑडिट करता हूँ, एक स्टैच्यूटरी ऑडिट करता हूँ, तो मैं रिस्क बेस्ड अप्रोच अप्लाई करता हूँ। कहने का क्या मतलब है, यानी कि मैं पहले कंपनी के अंदर रिस्क असेस करता हूँ, उसके बाद उस रिस्क के ऊपर मैं अपने प्रोसीजर अप्लाई करता हूं, ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। अब मान लो कि मैं सबके ऊपर, सारे रिस्क के ऊपर अगर अपने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने लग गया, तो क्या होगा, जहां पर रिस्क भी नहीं है वहां पर भी मैं अपने सारे ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर दूंगा। तो मेरा ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं जब मैक्स ऑफ सैंपलिंग अप्लाई करता हूं, मेरे पास टाइम की लिमिट होती है, रिसोर्सेज की लिमिट होती है, मेरी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए मेरे को अपना ऑडिट कंप्लीट करना होता है। तो मेरे को क्या करना पड़ता है, रिस्क बेस्ड ऑडिट करना पड़ता है, यानी कि जहां पर ज्यादा रिस्क होगा, जहां पर भी मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा, जो कि पढ़ा होगा आपने, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। लेकिन जहां पर ही मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा उधर की तरफ मेरा फोकस होगा, ठीक है। अब कहना क्या चाह रहा हूं मैं समझाता हूं आपको। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे निकालते हैं, अब हम वो निकालते हैं इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को देखकर कि उसमें किस तरीके का रिस्क है, लो है, मॉडरेट है, हाई है, दोनों रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, इनहेरेंट को भी और इनहेरेंट रिस्क को भी, और मेरा जो कंट्रोल रिस्क है उसको भी। अब इनहेरेंट रिस्क क्या मतलब, इनहेरेंट से वैसे नाम से पता चल रहा है, यानी कि कंपनी के अंदर कंट्रोल, लेट से कोई भी कंट्रोल नहीं है, एग्जांपल मानते हैं कि कंपनी के अंदर कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो वो जो रिस्क है वो प्रेजेंट है। कहने का क्या मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो एक कंपनी का प्रोसेस है कि वेंडर को सेलेक्ट करना होता है कंपनी को, ठीक है। जब भी कंपनी को कोई भी परचेज करनी है तो वेंडर को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो कंपनी का रिस्क क्या है कि गलत वेंडर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये रिस्क है। बट ये क्या है, गलत वेंडर सेलेक्ट हो जाएगा तो हर कंपनी में होता है। अभी क्या हो सकता है, आप इसको बोल सकते हो कि लो इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है, गलत वेंडर सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन मान लो कि मेरे पास वेंडर ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं और मेरे को डेली बेसिस पे 100-150 वेंडर सेलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास ऐसे, मतलब मेरे को क्या करना पड़ता है, कहीं फार्मर से कुछ परचेस करना पड़ता है, या फिर कोई ऐसी जगह से परचेस करना पड़ता है जहां पर मेरे इतने सारे वेंडर मेरे को डेली बेसिस पे एसोसिएट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेरा हाई इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है, हाई इनहेरेंट रिस्क है। या फिर मेरी जो कंपनी है उसके अंदर ऐसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस हो रही हैं जो मेरे को मतलब हाई इनहेरेंट रिस्क है। मतलब ये मैंने कोई कंट्रोल नहीं लगा रखा, कंट्रोल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सब देख के मैं डर गया, ठीक है, एज एन क्लाइंट मैं डर गया, क्योंकि भैया इतना ज्यादा इनहेरेंट रिस्क कंपनी के अंदर, अब मेरे को उसके ऊपर कंट्रोल, ये क्या है, इनहेरेंट रिस्क हो गया। अब ऑडिटर देखेगा, अच्छा ये इनहेरेंट रिस्क हाई है, क्योंकि अगर मेरी कंपनी के अंदर 150-200 वेंडर डेली बेसिस पे सेलेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से सारे के सारे, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले तो इनहेरेंट रिस्क निकल के आया। अब मैंने देखा चलो ठीक है यार, है तो है, अब एक काम करते हैं इसके ऊपर रिस्क, अब इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल लगाते हैं कि भैया एक काम करेंगे, इसके ऊपर जो भी जितने भी वेंडर हैं जब भी सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर वे में जो हमारे जो परचेज हेड है उसके थ्रू अप्रूवल होके आएगा, उसके बाद ही पेमेंट होगी, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन उसके बाद पेमेंट होगी, पहले हमारा जो परचेज हेड है उससे अप्रूव होकर आएगा। मैंने क्या करा, कंट्रोल्स लगाए अपने, जिससे मैं अपने इनहेरेंट रिस्क को कम कर सकूं, ठीक है, इनहेरेंट रिस्क को कम कर सकूं। अब मैंने अपने कंट्रोल्स लगा लिए, लेकिन मान लो क्या हुआ, कंट्रोल्स लगाने के बावजूद भी मैंने क्या करा, कुछ टेस्ट करा, ठीक है, मैंने कुछ टेस्ट करा। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने क्या करा, मैंने देखा कंट्रोल्स मैंने लगा रखे, चलो मैं आपको पहले बताता हूं। पहले मैंने माना कि मैंने कंट्रोल्स लगा रखे हैं कि मैंने परचेज हेड मेरा अप्रूव करेगा, ठीक है। लेकिन फिर मैंने देखा परचेज हेड अप्रूव कर रहा है, साथ में जो पेमेंट के राइट्स हैं वो भी परचेज हेड के पास ही हैं। यहाँ पर जो पेमेंट्स के राइट्स है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास होने चाहिए थे, क्योंकि वो देखने के बाद उसके बाद वो अप्रूव करे। यहाँ पर जो राइट्स हैं पेमेंट्स के वो भी मेरे जो फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है उसके पास ही है। तो उससे क्या हो रहा है, मेरी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है ना, मतलब मेरी जो ड्यूटीज
ड्यूटीज है वो सेग्रीगेट नहीं है इसके अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे ही ऑर्गेनाइज सेक्टर से है मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैं जुगाड़ बैठा के मैं क्या कर सकता हूँ, उनको पेमेंट करवा सकता हूँ, ठीक है। जुगाड़ बैठाया मैंने, पेमेंट करवाई और चलो भैया ठीक है, मतलब बाहर मैंने पेमेंट ले ली। लेकिन अगर मेरा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज रहेगी तो मेरा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या हुआ आप समझना, आप मेरे डिजाइन में ही गैप था। पहला जो मैं कंट्रोल रिस्क निकालता हूं, मतलब मैंने कंट्रोल लगाए, इनहेरेंट रिस्क देखा, उसको देखकर मैंने कंट्रोल्स लगाए, लेकिन जो कंट्रोल्स हैं वो बेकार हैं, डिजाइन इसका बेकार है। इसको हम बोलते हैं डिजाइन की डेफिशिएंसी है। डिजाइन की डेफिशिएंसी चेक करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा, चलो ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है मेरा कंट्रोल इस तरीके का है, मैं एक काम करता हूं उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करता हूं कि ठीक से ऑपरेट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि मैं उसको बोलता हूं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। मैं चेक करता हूं, अच्छा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर जो मैंने बोला था पीओ ऑथराइज होना चाहिए, मैंने देखा यार 10 तो पीओ, मतलब मैंने 20 सैंपल उठाए उसमें 10 तो ऑथराइज ही नहीं है उस परचेज एड के थ्रू। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे कंट्रोल रिस्क हैं, ठीक है। एक तो मैंने इनहेरेंट रिस्क देखा, यानी कि अगर मेरे पास कंट्रोल है नहीं है, वो रिस्क प्रेजेंट है मेरा। कंट्रोल रिस्क यानी कंट्रोल लगाने के बावजूद क्या मेरे ऐसे रिस्क हैं जिसको मैं प्रिवेंट नहीं कर पा रहा। मान लो ये भी मेरा हाई निकल के आया, वो भी मेरा हाई निकल के आया, उससे क्या हुआ, मैंने देखा, मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करे, मतलब ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करी, मैंने डिजाइन इफेक्टिवनेस चेक करी, उसके बाद मैंने कंट्रोल रिस्क को देखा। इनहेरेंट रिस्क मैंने पहले निकाला, अब दोनों को मैं देखूंगा, अच्छा यार कंपनी के अंदर भाई वेंडर का जो वेंडर 150-200 सेलेक्ट हो रहे हैं डेली बेसिस पे, इनहेरेंट रिस्क भी हाई है, कंट्रोल रिस्क भी मेरा हाई है, यानी कि मतलब हाई रिस्क है, ठीक है। अब हाई रिस्क है मेरा, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है वो भी बहुत हाई हो गया, ठीक है। अब मेरे को अपना जो डिटेक्शन रिस्क है उसको कम करना पड़ेगा, डिटेक्शन रिस्क को कम करना पड़ेगा जब मैं अपने सब्सटेंसिव प्रोसीजर करूंगा। यानी कि अब मैंने कंट्रोल्स तक देख लिया, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल में डेफिशिएंसी आई, मतलब कंट्रोल्स के अंदर दिक्कत निकल के आई मेरी। अब मैं क्या करूंगा, मेरे जो कंट्रोल्स है उसके ऊपर रिलायंस कम कर दूंगा, जिससे मेरा जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर है, यानी कि जो मेरे सैंपलिंग है, जो मेरा सब्सटेंसिव प्रोसीजर है, उसके अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स निकाल के ज्यादा से ज्यादा काम करके सब्सटेंसिव एनालाइज करके चीजों को, उसके बाद उसके अपने जो कंक्लूजन है उस पर पहुंच सकूं, ताकि मैं अपना जो डिटेक्शन रिस्क है उसको कम से कम रख सकूं। डिटेक्शन रिस्क यानी कि मेरे से कोई ऐसी तो गलती नहीं है जो छूट गई जिसकी वजह से कंपनी के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह जाए, ठीक है। मतलब कोई मैं गलत ओपिनियन दे दूं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो अगर मेरा ये जो इनहेरेंट रिस्क और जो कंट्रोल रिस्क है अगर वो दोनों हाई है मेरे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना डिटेक्शन रिस्क को लो करने के लिए मेरे को अपने सैंपल और सब्सटेंसिव प्रोसीजर के ऊपर काम करना पड़ेगा और वो मेरे को बढ़ाने पड़ेंगे। होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको। तो इन सब के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं ऑडिट रिस्क, ठीक है। जो मेरा इनहेरेंट रिस्क हो गया, कंट्रोल रिस्क हो गया और जो डिटेक्शन रिस्क हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ऑडिट रिस्क, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। इनहेरेंट रिस्क मैंने देखा, अच्छा कंपनी के अंदर ये पहले से प्रेजेंट है, भले ही कंट्रोल है नहीं है, जो मतलब कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में दिक्कत है कोई कंपनी के अंदर, तो मेरा जो इनहेरेंट रिस्क है वो हाई हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा इनहेरेंट रिस्क नहीं है, तो मेरा इनहेरेंट रिस्क लो हो गया। उसी हिसाब से मैंने क्या करा, मैंने कंट्रोल्स लगाए, लेकिन कंट्रोल्स लगाने के बावजूद भी क्या हो रहा है, मेरे जो कंट्रोल्स लगाने के बावजूद भी मैंने देखा यार कंट्रोल्स में डिजाइन में डेफिशिएंसी है, मेरी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ठीक से काम नहीं कर रही, तो मेरा कंट्रोल रिस्क भी हाई हो गया। दोनों हाई हो गए, मेरे को डिटेक्शन रिस्क कम करना पड़ेगा, जिसके अंदर मेरे को सैंपल ज्यादा चेक करने पड़ेंगे, सब्सटेंसिव प्रोसीजर के अंदर एक्सटेंसिव वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऑन दैट बेसिस मेरा जो ओपिनियन है वो फॉर्म होगा, उसके बाद मेरा फॉर्म होने के बाद उसके बाद मेरे को ओपिनियन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज थी जो मेरे को लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आप लोगों को बताई। ये सारी चीजें ना मैंने प्रैक्टिकली कवर करी हुई है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकली डीप में जानना, इन सब चीजों को प्रैक्टिकली कवर करा हुआ है, सारा का सारा जितना एंड टू एंड सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई एंड टू एंड प्रैक्टिकली कवर करी हुई है हमने हमारे ऑडिट कोर्स के अंदर। आप भले ही स्टैट ऑडिट का लो, इंटरनल ऑडिट का लो, दोनों के अंदर ये काम करते हैं वैसे, ठीक है, अलग अलग वे में काम करते हैं। अब ये मैंने आपको स्टैट ऑडिट के वे में बताया, इंटरनल ऑडिट में भी सेम कुछ इसी तरीके से काम करता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप सब्सक्राइब जरूर करो, अगर आपको लगता है आपके लिए रहेगा बेनिफिशियल तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। बाकी यार मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच।